हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ हिंदी से रिलेटेड लिपि। आज जो गाइस जो भी हिंदी में सारे क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए तो एनसीईआरटी बेस्ड ही है। एक एनसीईआरटी की किताब है जिसके साथ मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, छोटी छोटी बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपके डेली टू डेली जो जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे यूटी टेट हो चाहे सी टेट हो, सभी में ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। तो आइए आज हम लोग टॉपिक लेते हैं लिपि। लिपि यानी जिसे स्क्रिप्ट भी कहते हैं। तो भाषा ध्वनि के चिन्हों के रूप में लिखे जाते हैं, उसे हम लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, जैसे देवनागरी लिपि, गुरुमुखी लिपि, रोमन लिपि, अरबी लिपि, फारसी लिपि आदि। हिंदी भाषा की लिपि किसमें लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। तो यहाँ आपने गाइस एक चीज़ देखा कि हिंदी और संस्कृत दोनों की ही लिपि हम लोग देवनागरी लिपि में ही लिखते हैं। मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, यानी हिंदी, संस्कृत और मराठी ये तीनों में से कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में आपको कुछ भी पूछे कि चाहे हिंदी की लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि है हमारी, संस्कृत की हमारी कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि है, और मराठी की भी हमारी कौन सी लिपि में आती है, देवनागरी लिपि में। तो अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी हमारी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, और उर्दू हमारी फारसी लिपि में लिखी जाती है। तो देखिए प्रत्येक भाषा लिपि में भी लिखी, एक यहाँ इंपॉर्टेंट बातें इस बुक में ये दी गई है गाइस कि प्रत्येक जो हमारी भाषा को दूसरी लिपि में भी लिखा जा सकता है, तभी वह भाषा वही रहती है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, या एग्जाम्पल के साथ भी आपको शो किया गया है कि हम कोई भी भाषा लिख सकते हैं, भले उसकी लिपि चाहे हम उसको बस थोड़ी सी ही हेर फेर करके। और गाइस ये आपकी सीटेट में आया हुआ है भी प्रश्न है कि क्या हम किसी भी भाषा की लिपि में क्या थोड़े से अंतर करके उसे लिखा जा सकता है? तो जी हाँ, यहाँ देखिए आपको स्पष्ट रूप से बताया गया है कि प्रत्येक भाषा को दूसरी लिपि में लिखा जा सकता है, तभी वह भाषा वही रहती है। जैसे कि हिंदी मोहन पत्र लिखता, हिंदी में देखिए मोहन पत्र लिखता है, हिंदी मोहन पत्र लिखता है, मोहन पत्र लिखता है रोमन लिपि में। अंग्रेजी में मोहन राइट्स अ लेटर, मोहन राइट अ लेटर। तो ये देखिए गाइस थोड़े से ही फेरबदल के साथ आप इस भाषा को इसमें लिख सकते हैं। आगे चलते हैं गाइस, नेक्स्ट पेज पे देखिए हमारी आती है बोली, जिसे डायलेक्ट भी कहते हैं। एक भाषा में स्थान भेद से बोलचाल के कई रूप होते हैं। किसी क्षेत्र विशेष के लोग भाषा के किसी विशेष रूप को बोलने लगते हैं। क्षेत्रीय रूप में पाई जाने वाली जो भाषा होती है हम उसे बोली कहते हैं। तो देखिए समराइजेशन में अगर आप पढ़ना चाहिए कि हमें बोली किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि क्षेत्र रूप में पाई जाने वाली भाषा को हम लोग कहते हैं बोली। भाषा के एक क्षेत्रीय रूप को भी बोली कहते हैं। यहाँ देखिए आपको समराइजेशन में भी लिख कर बताया गया है कि भाषा को क्षेत्रीय रूप में हम जो भी चीज़ें बोलते हैं उसके हम बोली ही कहते हैं उसे। हिंदी एक बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, परंतु स्थान विशेष के लोग इसे अपने विशेष रूप में बोलते हैं। जैसे हरियाणा के निवासी आप देखिए जहाँ जहाँ भी जाते हैं, कहीं भी विजिट करने जाइए, तो वहाँ के लोगों की जो लोकल साइड के लोग होते हैं उनकी अपनी ही बोली होती है। तो हरियाणा के निवासी के लोगों में विशेष रूप से बोली जाने वाली हरवाणवी, ब्रिज के लोगों में बोले जाने वाली ही अवधी तथा मैथिली आदि रूप में देखने सुनने को भी मिलती है। इसके बाद देखिए ये हमारी चीज़ें बोली के अंतर्गत इतनी इंपॉर्टेंट बातें जो लिखी गई हैं, जो मैंने आपको बताई, अंडरलाइन करवाई, इसके साथ आप इसको नोट भी कर सकते हैं। और इसके साथ आप ये भी देख सकते हैं जैसे ब्रज भाषा इसी प्रकार की अवधि होती है, मैथिली आदि देखने सुनने को मिलती है। तो यहाँ बोली के बारे में बस इनफ इतनी ही चीज़ें आपको जानकारी लेनी है, इससे ज़्यादा इससे बाहर का आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है कि बोली में हमारी क्या होती है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को हम बोली कहते हैं। हर क्षेत्र में जब हम जाते हैं, अलग अलग विजिट करते हैं, तो हमारी बोलियों बदलती जाती हैं, हमेशा एक ही बोली नहीं रहती। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक देखिए है व्याकरण, ग्रामर का। व्याकरण का संबंध भाषा से है। भाषा में वाक्य होते हैं और वाक्य शब्दों से बनते हैं, परंतु वाक्य में प्रत्येक भाषा का निश्चित स्थान होता है। शब्द को किन्हीं भी अथवा अनुपयुक्त रूप से लिख देने या वाक्य शुद्ध अशुद्ध हो जाता है तो अशुद्ध वाक्य का अर्थ समझने में कठिनाई होती है। जब कभी हम लोग कोई चीज़ लिख देते हैं और गलत लिख देते हैं तो फिर अब हमें नहीं समझ में आता कि इसका अर्थ एक्चुअली में क्या होगा।
जिससे भाषा की गति में अवरोध होने लगता है। जब भी हम लोग कुछ गलत लिख देते फिर उसको हम लोग जब पढ़ते हैं तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है कि क्या इसका सही अर्थ क्या होगा। जैसे एग्जाम्पल वाइज देखिए, यहाँ अशुद्ध चीज़ें लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर अशुद्ध चीज़ें लिखी हुई हैं। जैसे ये है रहा उड़ा बालक पतंग। अब यहाँ देखिए, आपको क्लियर नहीं समझ में आ रहा है ना कि इसमें क्या कहा जा रहा है। गोपाल हंस रही है, हमने दूध खाया। अब दूध को कभी खाया जाता है? नहीं। ये सब रॉन्ग वर्ड्स लिखे हुए हैं। अब आपको ये चीज़ें अंतर समझने में, इसका अर्थ समझने में काफ़ी सारी दिक्कतें हो सकती हैं कि क्या इसका अर्थ हो सकता है। राजू में धूप बैठ कर उठ गया। अब देखिए, इसका सही अर्थ क्या होगा। अब इसका अर्थ समझ में हमको काफ़ी दिक्कतें होगी, जो कि व्याकरण की अशुद्धियों में आता है। अब देखिए, हम इसका सही अर्थ क्या होगा। जैसे यहाँ देखिए गाइस, अब ये देखिए सारी शुद्ध वाक्य हैं। बालक पतंग उड़ा रहा है, गोपाल हंस रहा है, हमने दूध पिया। यहाँ पे देखिए था दूध खाया, अब यहाँ पे बताया जा रहा है हमने दूध पिया। पिताजी दफ्तर गए, राजू धूप में बैठकर उड़ गया, धूप में बैठकर उठ गया, उठ गया। तो यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ और यहाँ ये सारी चीज़ें जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको हम शुद्ध किसकी हेल्प से करते हैं, वो हम करते हैं अपने ग्रामर के हेल्प से। ग्रामर के हेल्प के द्वारा, व्याकरण से ही हम इन अशुद्ध चीज़ों को हम लोग शुद्ध करते हैं। यहाँ देखिए छोटी छोटी पॉइंट्स में, छोटे छोटे बॉक्सेस में आपको समझाया भी गया है कि व्याकरण की दृष्टि से शब्द को उचित स्थान पर मिलने पर ही वही अपना सही भाव देता है। भाषा के शुद्ध या अशुद्ध होने से का ज्ञान व्याकरण के अध्ययन से होता है। व्याकरण के ही अध्ययन से गाइस देखिए, हमें भाषा के शुद्ध और शुद्ध होने का चीज़ें पता चलती है कि अगर हमें व्याकरण का ही ज्ञान नहीं होगा, हमें नहीं पता होगा कहाँ पे क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, कहाँ पे क्या चीज़ का कब उपयोग करना है, तो हमारी भाषा कभी भी शुद्ध रूप नहीं ले पाएगी। हम सब उल्टा पुल्टा बोलते रहेंगे जिसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। कहते हैं ना कि गलत अर्थ का अनर्थ हो जाता है अगर कुछ भी गलत आप लिख दीजिए या पढ़ लीजिए। परिभाषा देख लीजिए गाइस, याद करने वाली है, समझने वाली है। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने तथा बोलने के नियमों का ज्ञान ज्ञात कराता है। तो व्याकरण हमारा क्या है, जो कि हमें शुद्ध रूप से किसी भी चीज़ को हम कैसे लिखें, कैसे करें, ये सारी चीज़ें हमें कौन बताता है, ये सारी चीज़ें हमें बताता है हमारा व्याकरण। व्याकरण की हेल्प से ही हम सही अर्थों को समझते हैं, सही वाक्य बना पाते हैं और सही सारी चीज़ें कर पाते हैं। अब देखिए, पार्ट्स ऑफ द ग्रामर क्या है, व्याकरण के अंग क्या है। सबसे पहले इसकी हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। व्याकरण का संबंध भाषा से है। किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसकी विभिन्न इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। भाषा की मूल इकाई वर्ण है। वर्णों से शब्दों तथा शब्दों को वाक्यों की रचना होती है। इस प्रकार व्याकरण के कितने अंग होते हैं गाइस, 3 अंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा हर चीज़ में ये बेसिक हिंदी में आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करेगी कि हमारे व्याकरण के अंग से, व्याकरण के कौन कौन से इंपॉर्टेंट अंग होते हैं। तो हमारे 3 अंग माने जाते हैं। कौन कौन से? हमारे वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। इसका डिटेल डेफिनेशन और सारी चीज़ें भी हम लोग आगे पढ़ते ही जाएंगे। पहले हम लोग पढ़ते हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार हमारे क्या होते हैं? वर्ण विचार, इसके अंतर्गत अंग के आकार, उच्चारण, लिखने आदि विधि का प्रयोग पर विचार किया जाता है। इसका मतलब ये है कि वर्ण विचार जो होते हैं इसके अंदर हम लोग कैसे शब्द को उनका आकार देंगे, उच्चारण कैसे करेंगे, उनको विधि का प्रयोग हम किस प्रकार से अपने वाक्यों को पूर्ण बनाने के लिए कर सकते हैं, इसके हम लोग पढ़ते हैं वर्ण के विचार। नेक्स्ट आता है हमारा शब्द विचार। ये हम लोग पढ़ते हैं शब्द विचार क्या है। इसके अंतर्गत शब्द विचार, देखिए इसकी परिभाषा क्या कहती है, तब मैं उसका आपको अर्थ अच्छे से समझाऊंगी। इसके अंतर्गत शब्दों की रचना, उनके भेदों तथा प्रयोग आदि का विचार किया जाता है कि इसके अंतर्गत हम लोग शब्दों की किस प्रकार की रचना कर सकते हैं कि शब्द छोटे बनाएं, बड़े बनाएं, किस प्रकार की ऐसे शब्दों का चुनाव करें जो कि बहुत ही ज़्यादा ना ही कठिन हो, बालक की आयु के स्तर के हिसाब से, कि ना ही ज़्यादा कठिन हो ना ही ज़्यादा सरल हो, मध्यांतर के हों, बीच के हों, जिससे कि उनको कोई प्रकार की दिक्कतें ना हो। उनके भेद आदि का प्रयोग पर विचार, कि किस प्रकार के हम शब्दों का चुनाव करके उनका प्रयोग करें। फिर आता है हमारा वाक्य विचार। इसके अंतर्गत वाक्य के अंग तथा उसके भेद आदि पर विचार किया जाता है। तो मतलब पहले हम लोगों ने देखा कि वाक्य हमें बनाना कैसा है, फिर हमने देखा कि शब्दों की रचना किस प्रकार करती है, फिर अंत में हमारा कंप्लीट होता है वाक्य, जो छोटे छोटे वर्णों से मिलकर पहले हम लोग वर्ण चुनेंगे, फिर उससे शब्द की रचना करेंगे, उसके भेद बनाएंगे, फिर उसके अंतर्गत उसके अंगों और भेदों पर हम लोग विचार करेंगे। तो ये हमारा हो जाता है व्याकरण के 3 अंग, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार।
अब देखिए हम लोगों ने जो भी पढ़ा है हम लोग उसको सीखते हैं। इसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा, आज हम लोगों ने पढ़ा है लिपि, भाषा, और उसके बाद हमने देखा व्याकरण और व्याकरण के अंग। अब गाइज आप लोग नेक्स्ट वीडियो में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, चीज़ें क्या आपको समझ में आई हैं तो और कोई आपको नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।